गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस चैनल के ऊपर जो कि अब से होने वाला है डेडिकेटेडली टू आवर साइंस क्लासेस। बहुत टाइम हुआ साइंस के सेक्शंस को अनकवर करे हुए, तो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ इस चैनल को डेडिकेटेडली साइंस के लिए लेके आएंगे, जहाँ पे सिर्फ साइंस होगा और कुछ भी नहीं, रिलेटेड टू एवरी एग्जाम जो भी अभी अपकमिंग होगा। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो आपका 26 यानी कि कल से तैयार शुरू होने वाला है। कई लोग के एडमिट कार्ड्स भी आ गए होंगे। ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन यानी कि इस पूरे 16 जनवरी तक आपका ये हर दिन सेशन आएगा जो सुपर फास्ट सेशन होगा, जहाँ पे हम 20 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा है, यानी कि वो एग्जाम में आपके क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशंस। बाकी के जितने भी सेशंस और भी इस चैनल पे होने वाले हैं एग्जाम रिलेटेड, उनकी भी डिटेल्स आपके आगे आने वाली हैं। सो इसी चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की सारी जो चीजें हैं वो आपको अपडेट होती रहें, ठीक है। सो कल जिनका एग्जाम है या ग्रुप डी का जिनका एग्जाम है, 20 क्वेश्चंस फॉर यू। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हम जब बात करते हैं कि हमारे लीवर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन के अंदर ही एक आंसर भी छिपा हुआ है, वो भी आपको याद रखना है कि हमारा जो लिवर है ना, वो बनाता है एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जो कि हमको फ्रीजिंग, हमारे खून की फ्रीजिंग होने में मदद करता है, ठीक है। फ्रीज होने नहीं देता है, यानी कि एंटी कोएगुलेंट का काम करता है। किसका काम करता है? एंटी कोएगुलेंट का। तो हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो कि एंटी कोएगुलेंट का काम करती है, जिसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे शरीर से खून बाहर निकलता है तो वो जम जाता है, लेकिन अगर हमारे शरीर में जब खून बह रहा है तो वो जम नहीं रहा है। यानी कि कौन सी चीज काम करती है? हेपारिन करके याद रखिएगा, हेपारिन। और हेपारिन हमारे लिवर के द्वारा बनता है। हेपारिन क्या काम करता है? हेपारिन जो है वो इनएक्टिवेट करता है जो हमारे शरीर के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर है 9, 10, 11 एंड 12। साथ में ये बनाता है एंटी थ्रोम्बिन 3, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन 3 का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा फॉर्म करता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बिन जो है वो काम नहीं करता है और फाइब्रिनोजन जो है वो फाइबर नहीं बना पाते हैं। जैसे ही चोट लगी, हमको खून बाहर निकलना शुरू हुआ, तब हमारा जो है वो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन फाइबर में कन्वर्ट होकर उसको क्लॉट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे शरीर के अंदर, ताकि खून क्लॉट ना हो, हमारे पास होता है हेपारिन, जिसको हम एंटी कोएगुलेंट एजेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एंजाइम पेप्सिन। आमाशय में किसकी उपस्थिति के बिना निष्क्रिय होता है? द एंजाइम पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टमक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ। तो इस क्वेश्चन का बेस क्या है कि पेप्सिन जो है वो हमारे शरीर में जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, यानी कि प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो पेप्सिन के द्वारा पेट में शुरू हो जाती है। हालांकि पूरी की पूरी डाइजेशन ट्रिप्सिन के द्वारा की जाती है, लेकिन पेट में पेप्सिन निकलना शुरू हो जाता है। इनमें से कौन सी चीज है जो कि उसको इनएक्टिवेट कर सकती है? यानी कि अगर HCl इस क्वेश्चन का आंसर है, तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना, वो पेप्सिन एंजाइम को इनएक्टिवेट रख सकता है। यानी कि मान लीजिए कि बहुत सारा पेप्सिन रिलीज हो रहा है, बन रहा है पेप्सिन, लेकिन HCl प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या HCl नहीं बन रहा है, तो हमारा जो पेप्सिन है उसकी भी फॉर्मुलेशन नहीं होगी और प्रोटीन में डाइजेस्ट करने में हेल्प नहीं होगा। हाउ इट वर्क्स, हमारे पेट के द्वारा पेप्सिनोजन नाम के एंजाइम रिलीज होता है जो कि कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। ये जो कन्वर्जन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होती है। पेप्सिन हमारे स्टमक में अलग सेल से और HCl अलग सेल से रिलीज होता है, लेकिन साइमल्टेनियसली, और ये दोनों जो हैं वो काम करते हैं तो बनता है पेप्सिन। पेप्सिन काम करता है प्रोटीन पे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विलाई प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल, उनका काम क्या है? सिक्रीट्स है, तो ये एंजाइम को सिक्रीट करती हैं डाइजेशन के लिए, हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का घटाती हैं या फिर सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। सी, हमने मैंने आपको ये स्टेटमेंट दी है कई बार कि जब भी किसी छोटे से एरिया में कोई बड़ी चीज को अकोमोडेट करते हैं तो उसका फंक्शन इंक्रीज करवाना है, डिक्रीज नहीं। तो पहले तो डिक्रीज वाला ऑप्शन जो है वो हटा दीजिए, और जहां पे भी एक छोटी सी जगह में बड़ी चीज को हमने फिट किया है वो हमेशा इंक्रीज करने का काम करता है, डिक्रीज का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज जो है ना वो हमारा आंसर होगा। और सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का बढ़ाना है, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइनल वॉल है ना, विलाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे, छोटी आंत में।
छोटी आंत के भी कौन से हिस्से के अंदर, छोटी आंत में भी हमारी ये जेजुनम वाले एरिया में ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, और जेजुनम वाला जो एरिया है वो एब्जॉर्प्शन के लिए ही जाना जाता है। विलाइज है क्या, विलाइज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ये आपकी उंगली नुमा आकार का एक आकृति होती है, जो कि ऐसे जब हम ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, जिसमें ये जेजुनम वाला क्षेत्र है, जेजुनम वाले एरिया के अंदर आपको इस तरीके से छोटी छोटी, जैसे हमारी टंग, अगर आपने कभी ध्यान से देखी होगी हमारी टंग पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, उसी तरीके से हमारी विलाइज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है जेजुनम। अब जब खाना इधर से निकलता है ना, तो ये विलाइज जो है उस खाने को एब्जॉर्ब कर लेती हैं फॉर दी बेटर रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो कार्बोहाइड्रेट आपने ग्लूकोज के फॉर्म में लिया है वो आपके विलाइज के थ्रू ही जा रहा है। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल। तो जो खाना आप खा रहे हो जिससे आपको ग्लूकोज मिला है, उस ग्लूकोज को आप डायरेक्टली एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, यानी कि एटीपी के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसीलिए ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू दी पायरुवेट एसिड। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू दी पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल जिसे कहते हैं, और ये एक C3 कंपाउंड है। तो एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये पायरुविक एसिड ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये पायरुविक एसिड की साइकिल है उसको हम TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। राइट, ये पूरा का पूरा हमारा पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करने का काम करता है इनटू दी ATP। ये आपका फेट ऑफ पायरुवेट के नाम से भी जाना जाता है, फेट ऑफ पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलता है जिसको ETS के नाम से जाना जाता है। और ये सब कहाँ पे हो रहा है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट कहाँ पे रहा है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ पे टूट रहा है पायरुविक एसिड में, साइटोप्लाज्म में, और पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ATP में टूट रहा है, जो हमको एनर्जी देता है। राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स, मानव हृदय के दाहिने भाग में क्या प्रेजेंट होता है या क्या मौजूद होता है। देखो, अपने को समझना पड़ेगा कि जब हम राइट साइड बोलते हैं तो हम इस चीज की बात कर रहे हैं या इस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारा हार्ट यहाँ पे प्लेस्ड है इस तरीके से, तो राइट साइड जो है वो इस हिस्से को बोला जाता है, यानी कि दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। अब यहाँ पे ब्लड के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑक्सीजनेटेड है, मिक्स्ड है, डीऑक्सीजनेटेड है या ब्लड है ही नहीं, तो याद रखना है कि राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त जो है वो आएगा, और लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड या शुद्ध खून आता है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड करके याद रखिए, राइट में डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड होता है, तो क्वेश्चन का आंसर आपको डीऑक्सीजनेटेड। और एक चीज याद रखनी है, हमारे शरीर का कोई भी, हमारे हार्ट का बेसिकली, हमारे हार्ट को अगर हम एज एन ऑर्गन मानते हैं तो कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे खून मिक्स होता हो। इनफैक्ट हमारा हार्ट ये 4 चैम्बर में डिवाइड ही इसीलिए है कि खून मिक्स ना हो। ठीक है, नो ब्लड और मिक्स ब्लड, ये 2 चीजें नहीं है। ठीक है, लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन एल्गी और फंगस से मिले हुए, एल्गी और फंगस यानी कि कवक और शैवाल से मिलके बनते हैं, और ये हमको मदद करते हैं हमारी जो एयर पोल्यूशन है उसके इंडिकेटर भी कहा जाता है लाइकेन्स को। और लाइकेन्स जब एल्गी और फंगस एक साथ मिल गए हैं तो वो सहजीवी संबंध बना रहे हैं, जहाँ पे एल्गी जो होता है वो उसको खाना देता है, और फंगाई जो होती है वो उसको रहने की जगह देती है, शेल्टर देती है। ठीक है, तो ये अपने आप में सिम्बायोटिक रिलेशन का एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है जो इस धरती पे सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है। एक चम्मच के अंदर 1 मिलियन बैक्टीरिया हो सकते हैं। अगर आप मिट्टी की बात करो, 1 चम्मच मिट्टी अगर आपने उठाई है तो उसमें 1 मिलियन बैक्टीरिया हो सकता है। राइट, बैक्टीरिया इस धरती पे मौजूद सबसे छोटी चीज है, उससे छोटी चीज से वायरस है, उसके अलावा सारी चीजें बैक्टीरिया से बड़ी हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया सबसे छोटा है, जिसमें से माइकोप्लाज्मा तो सबसे छोटे जीव हैं 0.1 माइक्रोमीटर के। राइट, बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बैक्टीरिया इतने ज्यादा नंबर में है, इनको अगर काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो धरती पे सबसे ज्यादा नंबर में यही जीव मौजूद है। ये धरती जब शुरू हुई थी तो बैक्टीरिया थे, और धरती कभी खत्म होगी तो भी बैक्टीरिया आखिरी जीव होगा। बैक्टीरिया की जो प्रेजेंस है
वो इस वजह से है, दो रीजंस अगर हम मेनली देखें। पहला कि इसके पास सेल वॉल, कैप्सूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों चीजें उसको एक प्रोटेक्शन देती हैं, इसलिए बैक्टीरिया अपने आप में एक स्टेबल ऑर्गेनिज्म बनता है। दूसरी चीज, इसका खाना हर तरीके से ये हर तरीके से अपने भोजन को ग्रहण कर सकता है, ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, या फिर ये आपका कीमोट्रॉपिक भी हो सकता है, यानी कि केमिकल्स पे भी डिपेंड कर सकता है। हर तरीके के टेम्परेचर में ये सरवाइव कर सकते हैं, हर तरीके का भोजन ले सकते हैं, हर तरीके की जगह पे रह सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी रह सकते हैं, कम ऑक्सीजन में भी रह सकते हैं, ज्यादा में भी, इसीलिए बैक्टीरिया का नंबर इतना ज्यादा मौजूद है। ठीक है, दिस इज डिटेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया में अंदर जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका डीएनए होता है, और यहाँ पे होता है इसका पूरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, और 3 लेयर्स जो कि उसको टफ बना रही हैं। जैसे मैंने बोला, एक पिंच ऑफ सॉइल के अंदर आपके पास मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, और एक चम्मच मिट्टी के अंदर कम से कम 5 और 1 मिलियन, और इस पूरी धरती पे तकरीबन 5 ट्रिलियन बैक्टीरिया जो है वो मौजूद है। राइट, नेक्स्ट, द फूड आफ्टर डाइजेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड एज, जब खाना पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या बना देता है, या किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट की कन्वर्जन है। प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो अम्ल, यानी कि अमीनो एसिड में। फैट कन्वर्ट होते हैं इनटू दी फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड। द पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अभी हमने पीछे पढ़ा, क्योंकि एटीपी बना रहे हैं, एटीपी जो है वो आपको एनर्जी दे रहे हैं, इसीलिए इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। Which one of the following human organ is often called as graveyard of RBCs? RBCs की कब्रिस्तान किसे कहते हैं? अब कब्रिस्तान है तो भाई अगर मौत की जगह देखनी है तो ओरिजिन की जगह भी देखनी पड़ेगी। जिंदा होते हैं या पैदा होते हैं हमारी बोन मैरो से, अस्थि मज्जा से। बोन मैरो से जाते हैं ये लिवर के अंदर, हमारे यकृत के अंदर, लिवर से जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर, और लिवर ये देखता है कितने सप्लाई करना है, यानी कि कितना पहुंचाना है, कितना नहीं। ब्लड से जब इनकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जो कि इनका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का, उसके बाद मर के ये चले जाते हैं प्लीहा या स्प्लीन के अंदर। इसीलिए हम इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज यानी कि आरबीसीज का कब्रिस्तान बोलते हैं। यहाँ पे जितनी भी आरबीसीज हैं उसकी जो लेयरिंग है वो रिसाइकल होती है। हालांकि जो आरबीसीज के अंदर था वो लिवर में रह जाता है। जब सेल मर जाता है तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो लिवर में चला जाता है, और जो उसकी लेयरिंग है वो स्प्लीन के अंदर चली जाती है, जहां पे ये वापस से रिसाइकल होते हैं। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ किडनी। किडनी में 2 लेयर होती हैं, एक बाहर की लेयर, एक अंदर की लेयर। आउटर लेयर जो है वो क्या कही जाती है? कॉर्टेक्स, और अंदर की मेडुला। तो इसका आंसर आपको कॉर्टेक्स लिखना है, और अंदर की लेयर अगर होती तो मेडुला। मानव शरीर में कितनी सच्ची यानी कि ट्रू रिब्स होती हैं? तो टोटल मिला के ह्यूमन के अंदर पसलियां कितनी होती हैं? पसलियां क्या है? जो रिब केज होते हैं, जिसमें आपके लंग्स होते हैं। तो 12 दोनों साइड, 12 एक साइड से टोटल मिला के 24 पसलियां हैं, और जो 12 एक साइड से निकल रही हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 7, 5 और 2 के अंदर। ठीक है, ये क्या है? ये आपका इस तरीके से डिसाइडेड होता है। और साथ में मैंने यहाँ पे जो 7 है उसमें ये टोटल मिला दे, तो ये टोटल को मिला के मैंने 5 लिखा है, अदरवाइज 3 और 2 लिख सकते हैं। 1 to 7, फिर 8, 9, 10, फिर 11, 12। देखो 1 to 7, ठीक है, फिर 8, 9 और 10, फिर 11 और 12। तो ये 2 जो हैं, ये 3 जो हैं, और ये 7, ये ग्रुप बनाते हैं। 1 से 7 जो है वो ट्रू यानी कि सच्ची पसलियां हैं। 8, 9, 10 जो हैं इनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, और 11, 12 जो हैं वो फ्लोटिंग कही जाती हैं, यानी कि तैरती हुई। तो इसका आंसर 7 पेयर होगा। और एक बार डायग्राम में देखिए, 7 जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो है ना ये आपकी ट्रू हैं, 8, 9, 10 फॉल्स हैं, और 11, 12 जो है ये आपकी फ्लोटिंग है। अभी रिसेंटली न्यूज़ थी कि कई सारे जो ये एक्ट्रेसेस है ना, ये इस एरिया को पतला दिखाने के लिए या कर्वी दिखाने के लिए जो ये फ्लोटिंग बोन है ना, इसको रिमूव ही करा देते हैं। मतलब स्ट्रेंज है ना, मानव की प्रकृति, मानव जो है वो प्रकृति के साथ अभी तक एनवायरनमेंट के लेवल पे छेड़छाड़ कर रहा था, अब बड़े लेवल पे ह्यूमन बॉडी में भी छेड़छाड़ शुरू हो गया। एनीवे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल? तो 0.8 सेकंड का रहता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि 60 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है।
यानी कि 60 सेकंड में हमारा दिल 72 बार धड़कता है, 1 सेकंड में 0.8 टाइम्स। ठीक है, तो साइकिल जो होती है वो 0.8 सेकंड की होती है, जिसमें सिस्टोल और डायसिस्टोल होता है। वेयर इज द मिड ब्रेन लोकेटेड? हमारा मध्य मस्तिष्क जो है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है? मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पोन्स वेरुलाई। ठीक है, जिसमें से हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा है, पोन्स वेरुलाई हमारे हिंड ब्रेन का हिस्सा है, उसके बीच में हमारा मिड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन ये वाला लोकेशन है पूरा मिड ब्रेन का, यहाँ पे जो आपको लोकेशन दिख रही है ये पोन्स है, ये हाइपोथैलेमस है, तो इन दोनों के बीच में मिड ब्रेन लोकेटेड है। मिड ब्रेन का काम क्या है? मध्य मस्तिष्क क्या करता है? ये हमारी जो फेस पे जितनी भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको मूव कराने में हेल्प करता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जीव जो कोशिका झिल्ली से बंधे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल बाउंड होते हैं एक सेल मेम्ब्रेन से, जिसको कहा जाता है, जितने भी ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, क्लोरोप्लास्ट, तीनों करके याद रख लीजिए आप यहाँ पे। ये तीनों के तीनों जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, और ऑर्गेनल सारे सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, कुछ सिंगल कुछ डबल। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जबकि एंडोप्लाज्मिक सिंगल। द मेरिस्टेमेटिक दैट आर लोकेटेड ऑन लेटरल साइड ऑफ रूट एंड शूट। लेटरल साइड क्या होती है? लेटी हुई साइड करके याद रखिए। तीन तरीके से हैं, एपेक्स, ठीक है, इंटरकैलरी और लेटरल। ये इंटरकैलरी खड़ा आई की तरह हो गया, लेटरल लेटा हुआ होगा, एपेक्स टॉप पे हो गया। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो होता है वो आपकी लेटरल साइड, यानी कि जो रूट एंड शूट्स हैं उनकी लेटरल साइड यानी कि चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है। मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन और थोरेक्स के बीच का जो मस्कुलर पार्टीशन है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं वो सेपरेटेड हैं हमारे पेट और हमारे लिवर से। तो ये जो हमारी मस्कुलर पार्ट है ना, ये है डायफ्रागम। डायफ्रागम हमारे अपर एब्डोमेन को लोअर एब्डोमेन से अलग करता है। वह जीव जिसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है, राइट। सेल्यूलोज जो है वो हर उस चीज में मौजूद होगा जिसको आप पौधा कहते हो, ठीक है। मॉसेस, वॉलवॉक्स, एल्गी, ये सारे के सारे पौधे हैं। जब हम फंगस की बात करते हैं तो फंगस को कहते हैं नॉन क्लोरोफिलस प्लांट, यानी कि जब हम प्लांट पढ़ेंगे तो हम फंगस नहीं पढ़ेंगे। फंगस प्लांट्स में कैटेगराइज नहीं किए जाते हैं, और फंगस की जो वॉल है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन या फिर चिटिन की बनी होती है, ठीक है। The scientist of the name of the British scientist who discovered the nucleus of the cell। देखिए 1831 वो साल था जब न्यूक्लियस को खोजा गया था। उससे पहले 1665 जब सेल की खोज की गई थी, 1831 में न्यूक्लियस की खोज की गई थी। न्यूक्लियस किसी भी सेल का ब्रेन या हेडक्वार्टर के नाम से जाना जाता है, और पूरे सेल को कंट्रोल वहीं से किया जाता है। जो डीएनए है वो वहीं पे स्टोर होता है, इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन याद रखना है। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन करके याद रखें। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। न्यूक्लियस सेल के डिवाइड में भी मदद करता है, सेल के डिवाइड होने में भी मदद करता है। तो ये सीरीज अगले कुछ दिनों तक आपके लिए, जब तक ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, चलेगी, जिसमें हम 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो उनको रिवाइज करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी। यानी कि इसमें से 20 क्वेश्चन में से आपको इसके रिलेवेंसी या इस जैसे सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं तो कल के दिन में हर दिन क्लास करेंगे, एंड दिस क्लास विल बी ऑन अ रेगुलर बेसिस साइंस के लिए। तो दिस चैनल इज डेडिकेटेड फॉर साइंस। आप साइंस के सारे वीडियोस यहाँ पे और सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा आगे के सभी एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।